भारत का जो एवरेज है वो 1000 से ज़्यादा व्यक्ति पर एक डॉक्टर है। तमिलनाडु में इस समय 250 व्यक्ति पर एक डॉक्टर। वहाँ की जो राजनीति है वो वहाँ के सामाजिक बदलाव के पीछे पीछे चल रही है, जबकि उत्तर भारत में कोशिश ये हुई कि पहले राजनीतिक बदलाव कर लेते हैं फिर सामाजिक बदलाव कर लेंगे। तो आप बदलाव तो कर चुके लेकिन उसको आप सस्टेन नहीं कर पाए, टिका नहीं पाए, क्योंकि किसी एक राजनीतिक सत्ता को टिकाए रखने के लिए आपको कई सारी और सत्ताएं चाहिए। आप जय भीम। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने पिछले दिनों लगातार ऐसे फैसले लिए हैं जिससे खास तौर पे जो शोषित वर्ग है उसमें एक उम्मीद बढ़ी है और एक अलग तरीके की बहुजन राजनीति की शुरुआत मानी जा रही है। खासतौर पे तब जब उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए हैं और पंजाब में चुनाव हुए हैं और वहाँ पे कहीं ना कहीं बहुजन राजनीति और फिर जो शोषित वर्ग की राजनीति है उसका वो कमज़ोर होती हुई दिख रही है। हमारे साथ दिलीप मंडल जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजनीतिक मामलों को लगातार देखते हैं और साथ ही पिछले दिनों पेरियार को लेके या फिर तमिलनाडु में जो भी इश्यूज आए उस पर लगातार इन्होंने लिखा है और पिछले दिन एम के स्टालिन से मुलाकात भी हुई थी आपकी। जी सर, जिस तरीके से एक जब उत्तर भारत में चुनाव होते हैं और कहीं ना कहीं जो सामाजिक न्याय की पार्टियां हैं वो कमज़ोर होती हुई दिख रही है और आप जैसे लोग जो तमिलनाडु की तरफ देख रहे हैं और वहाँ पे जिस तरीके से खुल के बहुजनों की राजनीति भी हो रही है, तो क्या लगता है? देखिए, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस विषय पर बातचीत करने के लिए मुझे निमंत्रण दिया, और दलित दस्तक का भी आभार, सभी दर्शकों को भी जय भीम। ये जो पूरा मामला है सामाजिक परिवर्तन का, इसको दरअसल किस तरह से देखा जाए इससे आप तमिलनाडु की राजनीति को समझ सकते हैं और वहीं से असल में किस तरह की राजनीति हो रही है और उसका हमारे लिए क्या मतलब है इसको समझने की कोशिश की जा सकती है। तो उत्तर भारत में जो सामाजिक न्याय के मॉडल थे या जो मॉडल हैं जिन पे काम हो रहा है, वो सारे मॉडल इस समय एक तरह से टेंशन में है, तनाव में है, दबाव में है, और वो डिलीवर नहीं कर रहे हैं जो प्रॉमिस इन्होंने खुद से किया था कि हम एक समय के बाद भारतीय राजनीति को निर्णायक रूप से प्रभावित करेंगे। तो ये राजनीति थोड़ी सी पीछे की तरफ गई है। ऐसे ही समय में तमिलनाडु की जो एक मॉडल है, तमिलनाडु का जो द्रविडियन मॉडल है, वो डिलीवर कर रहा है और वो कामयाब मॉडल के तौर पर न सिर्फ खड़ा है बल्कि खुद को राष्ट्रीय बनाने की उनकी एक कामना भी, एक इच्छा भी दिख रही है। तो ये दो जो मॉडल है, इसमें बुनियादी फर्क जो मुझे लगता है, अगर मुझे कोई कहे कि इन दो मॉडल में फर्क क्या है, उत्तर भारत का क्यों 1990 के आसपास यहाँ का एक बड़ा उभार शुरू हुआ, इसको साइलेंट रिवॉल्यूशन कहा जाता है, क्रिस्टोफ जेफरले जिसको साइलेंट रिवॉल्यूशन कहते हैं, वो वाला मॉडल क्यों तनाव में आ गया, दबाव में आ गया और क्यों वो थोड़ा सा पीछे की तरफ गया, जबकि तमिल वाला जो मॉडल है वो लगातार पार्टियां वहां बदलती रही लेकिन द्रविडियन मॉडल वहां पर सस्टेन कर रहा है। इसकी वजह मुझे ये लगता है कि वहाँ की जो राजनीति है वो वहाँ के सामाजिक बदलाव के पीछे पीछे चल रही है, जबकि उत्तर भारत में कोशिश ये हुई कि पहले राजनीतिक बदलाव कर लेते हैं फिर सामाजिक बदलाव कर लेंगे। तो आप बदलाव तो कर चुके लेकिन उसको आप सस्टेन नहीं कर पाए, टिका नहीं पाए, क्योंकि किसी एक राजनीतिक सत्ता को टिकाए रखने के लिए आपको कई सारी और सत्ताएं चाहिए। आपके पास लॉयर्स की अच्छी टीम चाहिए, आपके पास अच्छे बड़े उद्योगपति होने चाहिए, आपके पास अच्छा मीडिया हाउस होना चाहिए, आपके पास इवन धार्मिक सत्ता पर भी आपका एक लेवल का कंट्रोल चाहिए। जब ये सारा कुछ जिसके पास होता है वही राजनीतिक सत्ता स्थायी होती है, वरना आती है और उतनी ही आसानी से चली जाती है। तो ये जो तमिलनाडु ने अचीव किया, एक लेवल पर केरल ने भी अचीव किया है, थोड़ा बहुत आंध्र प्रदेश ने भी किया है, ये इन्होंने सोशल रिफॉर्म पर महाराष्ट्र ने भी एक लेवल पर किया है। सरकारें वहाँ बेसिक कई बार बीजेपी वगैरह की भी बनती रही, ऐसा नहीं है, लेकिन सोशल रिफॉर्म के काम बहुत ज्यादा हुए। उसके मुकाबले उत्तर भारत में सामाजिक परिवर्तन का काम अपेक्षाकृत कम है। जो दलित और ओबीसी हैं, शेड्यूल कास्ट और ओबीसी, जो उनका मिडिल क्लास की कम है, पढ़े लिखे लोग जो प्रभावशाली पदों पे हों वो कम है, आरक्षण ढंग से लागू नहीं हुआ है, इंग्लिश एजुकेशन का अभाव है। तो ये जो
नीचे की ताकत ना होके सिर्फ शीर्ष पर अपना आदमी बैठा देंगे तो शीर्ष का आदमी और नीचे के बीच में जो गैप होगा वहां पर गिर जाएगा। तो ये एक फर्क नजर आता है। अच्छा सर, जब तमिलनाडु और उत्तर भारत की बात करते हैं तो नायकों की भी बात होती है। उत्तर भारत के नायक के तौर पे अम्बेडकर खड़े हैं, तमिलनाडु में पेरियार खड़े हैं। अम्बेडकर के जो जिनके नायक अम्बेडकर हैं वो कहीं ना कहीं समझौतावादी राजनीति करते हुए दिखे, चाहे उन्होंने परशुराम की मूर्तियां बनाने की बात की या फिर तमाम तुष्टिकरण की राजनीति की, बड़े बड़े मठों में जाके उन्होंने अपनी हाजिरी लगाई। लेकिन वहीं स्टालिन साहब लगातार, उनका एक भाषण वायरल हुआ था, आपने भी शेयर किया था, उसको ट्रांसलेट भी किया गया, जहाँ पे वो बताते हैं कि हाँ मैं इस धारा को लेके चल रहा हूँ। तो ये आत्मविश्वास वहाँ क्यों आया, यहाँ क्यों नहीं आ रहा है? देखिए, जो तमिलनाडु का जिसको वो द्रविडियन मॉडल कहते हैं, तो ये इसकी जड़ें जो है वो तमिलनाडु के हिस्ट्री में है, जो कि आर्यन मॉडल के मुकाबले खड़ा है। उनकी भाषा जो है वो संस्कृत से कम 1000-1500 साल पुरानी भाषा है, बहुत रिच कल्चर है। वहाँ का एक जो धर्म का भी जिस तरह की संस्थाएं हैं वो भी लगभग 150 साल पहले उन्होंने उसको डेमोक्रेटाइज कर दिया। 100 साल पहले से ही वहाँ पर तमाम जातियों के लोग पुजारी बनने लगे, धर्म संस्थाएं जितनी हैं वो उसका सरकारीकरण हो गया। तो ये स्ट्रक्चरल काम है। भारत में सबसे पहला रिजर्वेशन देने वाला राज्य तमिलनाडु है, जिसने कि ये इंश्योर किया कि अब आप समझिए कि वहाँ पर अगर आज से 100 साल या उससे ही पहले रिजर्वेशन आ गया, उस समय जो लोग मिडिल क्लास में वहां एंटर हुए सरकारी नौकरियों में, उनके बच्चे विदेश गए, 3 जनरेशन 4 जनरेशन उनका हो चुका है, वो बहुत आगे निकल चुके हैं। भारत में, उत्तर भारत में ओबीसी का रिजर्वेशन तो यही 77-78 की कहानी है, और वो भी बहुत कम लागू हो पाया है। वो शेड्यूल कास्ट का भी रिजर्वेशन बहुत लिमिटेड लागू हो पाया है। तो ये जो राज्य, जैसे भारत में रिजर्वेशन देने वाला पहला राज्य तमिलनाडु है, और भारत में जब संविधान बना तो उसमें आरक्षण का प्रावधान किया गया आर्टिकल 16(4) में, ओरिजिनल जो किसी संशोधन से नहीं आया है, ओरिजिनल संविधान में 16(4) में आरक्षण। लेकिन उस आरक्षण को जब चैलेंज किया गया आजादी के तुरंत बाद दुर्योराजन केस में, चंपकराज दुर्योराजन केस में, तो तमिलनाडु के लोगों ने उसके खिलाफ बिल्कुल विद्रोह कर दिया। तमिलनाडु ने इस केस को लड़ा और उन्होंने जीत हासिल की, जिसकी वजह से रिजर्वेशन वहां बचा। फिर 15(4) संविधान संशोधन में इंक्लूड किया गया फिर से। तो ये लड़ाइयाँ चूंकि वो लंबे समय से लड़ रहे हैं, और इन चीजों को लेकर कोई बहुत अब एक नॉर्मल तौर पर मान लिया गया है कि तमिलनाडु ऐसा ही है, जहाँ पर तमाम जातियों के लोग पुजारी बनेंगे, तमाम जातियों के लोग अफसर बनेंगे, तमाम जातियों के लॉयर्स होंगे, मैंने मिल के रहना पड़ेगा। हाँ, सबकी भागीदारी, सबकी हिस्सेदारी होगी, और उस प्रदेश के निर्माण में सबकी हिस्सेदारी है। कई उद्योगपति भी हैं इन जातियों से, इवन आपको देखिए, एक तो सबका योगदान, फिल्मकार बड़े बड़े फिल्मकार, मतलब बारंजीत और वेट्रीमारन, हमारी सेल्वराज, मतलब दलित कम्युनिटी के, शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के इतने बड़े फिल्मकार हैं, एक फिल्म 700-700 करोड़ की बना रहे हैं। तो ये चीज सिर्फ राजनीतिक सत्ता में नहीं है उनके पास, देखिए सांस्कृतिक सत्ता है। अब वीसी के वहां पर जो शेड्यूल कास्ट की पार्टी है, उसके अपना चैनल है, पूरा का पूरा चैनल है, जिसमें कि 150-200 लोग नौकरी करते हैं उनके। तो ये उनकी पत्र पत्रिकाएं हैं, हर जिले में उनकी अपनी यूनिट है, बकायदा ढंग का एक ऑफिस है। तो ये जो पूरा काम बैकएंड पे है, पीछे जो काम चल रहा है उसका रूप दिख रहा है। उत्तर भारत में क्या हुआ कि सामने एक बहुत बड़ा एक ठाठ आई और फिर वो नीचे गिरी, क्योंकि बीच में वो ईंटें नहीं थी, स्ट्रक्चर नहीं था, वो ईंटें नहीं थी, तो इसलिए बहुत आसानी से यूं गिरा दिया गया, और यूं गिरा के अगले 1 साल के अंदर में सिलेबस बदल दिया जाता है, आपके नियुक्त किए गए अफसर हटा दिए जाते हैं, कोई विरोध भी नहीं, और उसका कोई विरोध नहीं होता है। उसको रिजर्वेशन को भी जब डिस्टर्ब किया जाता है, इसको लेकर भी बहुत विरोध नहीं होता है। एक उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ कि ओबीसी को मेडिकल एजुकेशन में ऑल इंडिया कोटा में रिजर्वेशन नहीं मिलता है। ये पूरे भारत का सवाल है, पूरे भारत के ओबीसी से प्रभावित हैं। इसकी लड़ाई उत्तर भारत के नेता बहुत आसानी से लड़ सकते थे, बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, सपा है, बसपा है, आरजेडी है, उधर एनसीपी, ओबीसी है, ओबीसी की पार्टी तो खैर खुद को, मतलब कांग्रेस से लेकर सपा में बीजेपी भी क्लेम करती है बहुत ओबीसी इनके पास है। क्यों तमिलनाडु की लड़ाई लड़नी पड़ी, क्यों तमिलनाडु विधानसभा को इसके लिए प्रस्ताव पारित करना पड़ा, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में क्यों केस तमिलनाडु को लड़ना पड़ा। बी विल्सन उनके सांसद
जो वकील हैं वही क्यों खड़े हुए आर्ग्यू करने के लिए, उत्तर भारत के 5 वकील क्यों नहीं गए। और इसकी वजह से जो 4000 सीटें मेडिकल में वो ओबीसी क्यों आई, ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ तमिलनाडु को लोग इसका वो ले लेंगे, पूरे भारत को उसका फायदा हो रहा है। लड़ाई कौन लड़ रहा है? अब ये देखिए ये जो फर्क है, ये फर्क क्यों है, वहाँ क्यों लगा उनको कि हमें लड़ना चाहिए? उन्होंने वो लड़ाई इसलिए लड़ी क्योंकि वो सोशल जस्टिस की जमीन है। और सोशल जस्टिस की जमीन सिर्फ इसलिए नहीं कि डीएम के आ गई, वो एआईडीएम के भी होती तो भी इस लड़ाई को लड़ती और वो भी इसको अचीव करने की कोशिश करती, लड़ती या लड़ना पड़ता है, लड़ना पड़ता। और क्योंकि डीएमके का प्रेशर इतना होता शायद, या मतलब पार्टियों का एक इन चीजों को लेकर कि ओबीसी की सीट है 27% देना ही पड़ेगा जी। तो जैसे अभी उन्होंने एक फैसला किया कि मेडिकल में उन्होंने देखा कि नीट लागू होने के बाद सरकारी स्कूलों के बच्चे डॉक्टर बनना कम हो गए। उन्होंने एक राजन कमेटी, जस्टिस राजन कमेटी बनाई और उसकी रिपोर्ट है कि सिर्फ 1% बच्चे प्राइवेट स्कूलों से पढ़ के डॉक्टर बन रहे हैं, सरकारी स्कूलों से पढ़ के। तो ये जैसे ही चिंता आई, उन्होंने जैसे ये दिखा ये रिपोर्ट आते ही उन्होंने विधानसभा में ये प्रस्ताव पारित करके इसको लागू कर दिया। 7.5% हम सरकारी स्कूलों के बच्चे डॉक्टर बनेंगे। मामला कोर्ट में गया, जीत के भी आए थे। अब ये चीज उत्तर भारत में भी जो सरकारें हैं, जो खासकर सोशल जस्टिस सरकारें हैं, सोशल जस्टिस सिर्फ रिजर्वेशन नहीं है, आप जो भी पीछे रह गए, आप ग्रामीण बच्चे हैं, सरकारी स्कूलों के बच्चे हैं, उनका ध्यान रखना भी सोशल जस्टिस है। तो सोशल जस्टिस का ब्रॉड फ्रेमवर्क जो है कि महिलाओं का स्थान मिलना चाहिए, महिला पुजारी क्यों नहीं बननी चाहिए। अब उनको तमिलनाडु को ये ध्यान में है कि महिलाओं को पुजारी बनाना है। आमतौर पे सोशल जस्टिस का मतलब जातियों से जोड़ दिया जाता है, जो नहीं है, बिल्कुल नहीं है। जेंडर का जस्टिस होना चाहिए, रूरल और अर्बन के लेवल पर जस्टिस होना चाहिए। इंडियन लैंग्वेज जैसे हिंदी तमिल वगैरह पढ़ के जो बच्चे गए हैं और इंग्लिश स्कूलों के बच्चे हैं, उनके बीच में भी जस्टिस होना चाहिए। तो ये आपको एक शहरी व्यक्ति और ग्रामीण व्यक्ति के बीच में जस्टिस करना हो तो ग्रामीण के पक्ष में सरकार को खड़ा होना चाहिए। एक सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल के बीच के बच्चों के बीच में कोई अगर इशू है तो ग्रामीण बच्चों के पक्ष में खड़ा होना चाहिए, सरकारी स्कूल के पक्ष में। तो ये एक्चुअली आप कमजोर के पक्ष में खड़ा होना और जो पीछे रह गया उसको साथ लेकर चलना, ये या जैसे अब अगर एक फिजिकली चैलेंज आदमी और एक फिजिकली समर्थ व्यक्ति सामने तो सोशल जस्टिस खड़ा होना चाहिए फिजिकली चैलेंज आदमी के सामने। जो थर्ड जेंडर है उसके पक्ष में खड़ा होना चाहिए। अगर एक महिला और थर्ड जेंडर के बीच में अगर कोई सवाल है कि इनके बीच में जस्टिस का बंटवारा होना है, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस करना है, मतलब कोई भी किसी भी तबके के कमजोर जो अभी पीछे छूट गया है उसको साथ लेके यही शासन का काम है। वरना तो देखिए शासन पर लोगों की निर्भरता प्राइवेटाइजेशन पर बहुत रही नहीं, लोग अपना जीते हैं, कॉलोनी का गेट भी उनका अपना है, गार्ड भी उनका है। तो सरकार पर निर्भरता कितनी कम है। प्राइवेट बिजली वाला बिजली दे रहा है, प्राइवेट सफाई वाले आ जा रहे हैं, तो सरकार पर निर्भर, सरकार पूरा सिस्टम बना के रखा हुआ है। सरकार का काम न्याय करना है, मतलब इसमें न्याय करना। और न्याय के मामले में जब आपको न्याय करना है तो आपको जो एक जिसको रॉल्स वेल ऑफ इग्नोरेंस कहते हैं कि आप मान के चलिए कि 2 व्यक्ति के बीच में न्याय करना है, एक गरीब बच्चा है, एक अमीर बच्चा है। आप मान के चलिए कि आप गरीब बच्चे की जगह खुद को रख कर देखिए और तब न्याय कीजिए। या आप जब देख रहे हैं कि एक अपर कास्ट का व्यक्ति और एक तथाकथित रूप से लोअर कास्ट जिसको कहा जाता है उसका व्यक्ति है, तो आप न्याय तब कर पाएंगे जब आप मान के चलेंगे कि आपकी पोजीशन लोअर कास्ट वाली हो सकती है, मतलब कमजोर की जगह आप एक मतलब एक अपने आंखों में पर्दा बांधिए और सोचिए कि जो इनमें से जो कमजोर पोजीशन है वो आपकी हो सकती है। जैसे केक का बंटवारा करना है, केक बांटना है, तो केक का बंटवारा सबसे अच्छा कौन आदमी करेगा? वही करेगा जिसको लगेगा कि सबसे छोटा टुकड़ा मुझे मिल सकता है, तो वो बराबर बांटने की कोशिश करेगा ताकि उसके हिस्से भी जो आए वो ठीक ठाक आए। अगर उसको ये लगेगा कि सबसे बड़ा टुकड़ा जो है मेरे हिस्से आएगा तो न्याय नहीं करेगा, वो सबसे बड़ा एक टुकड़ा काट के दे देगा। लेकिन 3 लोग हैं और तीनों में से एक आदमी का केक का बंटवारा करो और सबसे छोटा तुमको मिल सकता है, तो आप वो आदमी न्याय कर लेगा। सर, इस सरकार का, तमिलनाडु सरकार का ने पिछले दिनों कई फैसले लिए जिसमें एक पेरियार की रचनाओं का अनुवाद करना भी शामिल है तमाम लैंग्वेजेस में। जो फैसले आए, कौन कौन से फैसले आपको लगता है काफ़ी रिमार्केबल हैं और सोशल जस्टिस के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण है और जिसका देश भर के लोगों का जानना ज़रूरी है? जैसे देखिए, मुझे लगता है कि 2-3 बड़े उनके जो फैसले हैं, एक तो कि नीट के जो बुरे असर हैं उससे पूरे मेडिकल एजुकेशन को बचाना, ये एक बहुत बड़ा फैसला है जिसमें कि ओबीसी है और ये उनको
सारा राष्ट्र उनको मानता है। दूसरा एक बहुत बड़ा कदम उनका है टेम्पल रिफॉर्म मूवमेंट, जो टेम्पल को डेमोक्रेटाइज करना, कि कोई भी व्यक्ति जो धर्मशास्त्र और निगम अगम इन सब की शिक्षा हासिल कर ले वो पुजारी बन सकता है, और इसमें तमाम जातियों के लोग हो सकते हैं, महिलाएं भी हो सकती हैं। ये एक तरह से टेम्पल रिफॉर्म का जो मूवमेंट है ये उनका एक बहुत बड़ा फैसला है। तीसरा बहुत बड़ा उनका फैसला है कि तमिलनाडु को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनानी है, क्योंकि वो इस बात को लेकर कन्विंस है कि जो सामाजिक न्याय है वो अगर करना है तो राज्य का विकसित होना बहुत जरूरी है। बहुत पिछड़े राज्य में सरकार के पास देने को इतना कम होता है कि वो न्याय क्या करेंगे, मतलब आप गरीबी थोड़ी मार देंगे, समृद्धि होगी तब बंटवारा होगा। उत्तर भारत में ये भी रहा कि इस पर थोड़ा ध्यान कम किया, शायद ये सोशलिस्ट आइडिया से आया कि हमको बहुत विकास नहीं करना है और बंटवारा कर देना है। आपको अल्टीमेटली आपको समृद्धि बांटनी है, आपको रोजगार बांटने हैं, इसलिए बहुत बड़े पैमाने पर आपको रोजगार चाहिए। तो तमिलनाडु सरकार ने इस बीच में डेवलपमेंट पर बहुत ज़्यादा जोर दिया, बहुत बड़ी संख्या में इस बीच में उन्होंने बड़े उद्योग वहाँ गए हैं। जैसे ई व्हीकल का इस समय सबसे बड़ा हब जो है वो तमिलनाडु है, जो कॉम्पिटिटिवनेस रिसर्च में है आईटी सेक्टर का, इसमें इस समय भारत का सबसे अग्रणी राज्य है। हेल्थ केयर में वो इस समय बहुत आगे का राज्य है। ये मेरे ख्याल से एक तीसरा उनका सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। एक चौथा जो कार्य उनका इस बीच में जो एक उभर के आ रहा है वो है कि वो हेल्थ केयर पर बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, और हेल्थ केयर को उन्होंने आज की तारीख में भारत का जो एवरेज है वो 1000 से ज्यादा व्यक्ति पर एक डॉक्टर है, तमिलनाडु में इस समय 250 व्यक्ति पर एक डॉक्टर है। अच्छा। तो इसको उन्होंने बहुत बड़ा अचीवमेंट है। हाँ, ये भारत ये यूरोपियन स्टैंडर्ड से भी बेटर पोजीशन पे तमिलनाडु पहुंच चुका है। बल्कि कई लोग कह रहे हैं कि इतना डॉक्टर क्या करेंगे, लेकिन ठीक है, उनकी थोड़ी उन डॉक्टरों की कमाई थोड़ी सी निश्चित रूप से कम होगी, लेकिन 250 व्यक्ति पर एक डॉक्टर को होने का मतलब है कि हर व्यक्ति को इलाज मिल जाएगा, आसानी से, सस्ता भी हो जाएगा, सस्ता भी हो जाएगा। हेल्थ केयर की बात की सर आपने, पिछले दिनों दिल्ली में आए थे स्टालिन साहब, और यहाँ भी तमाम हेल्थ केयर जो आम आदमी पार्टी का ये सरकार का काम है उसको देखा उन्होंने, और लगातार मूव कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। आपने उनसे मिले भी। 2 सवाल है, जो आखिरी सवाल है। एक तो वो आपने जब आप मुलाकात हुई आपकी, आपने क्या ऑब्जर्व किया, कैसे नेता हैं वो, कितना सोशल जस्टिस को लेके चलने वाले हैं। दूसरी चीज़ की, जब उत्तर भारत में जो सामाजिक न्याय की राजनीतिक पार्टियाँ हैं या फिर नेता हैं वो जब कमज़ोर होते दिख रहे हैं, तो क्या एक विकल्प के रूप में स्टालिन साहब उभर के आते हैं जिनको देश भर में सोशल जस्टिस का एक आइकॉन माना जाए आज वक्त में? देखिए, दूसरे सवाल का मैं पहले जवाब देना चाहूँगा कि स्टालिन या डीएमके की भावी राजनीति और रणनीति क्या हो सकती है। तो देखिए, मैं उनके अंदर क्या चल रहा है इसके बारे में थोड़ी बहुत जो जानकारी अगर है भी तो वो तो मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन जो उनकी स्ट्रेटजी बाहर से जो नजर आ रही है वो ये नहीं है कि उत्तर भारत में वो किसी राजनीति को हड़पना चाहते हैं, तो ये शायद संभव ही नहीं है। वो अल्टीमेटली तमिलनाडु की पार्टी है, लेकिन 2 इश्यूज पर वो उत्तर भारत के नेताओं के साथ और पार्टियों के साथ एक डायलॉग करना चाहते हैं। 2 इश्यूज पर। एक उसमें इशू है सोशल जस्टिस, रिजर्वेशन, गरीबों का भला, किसानों का भला, मतलब नीचे के जो मैंने सोशल जस्टिस की परिभाषा उनकी डीएमके की द्रविडियन मॉडल में है, उन सब के इसके लिए पॉलिसीज और खास करके केंद्र सरकार पर दबाव डालने के लिए वो इनका एक कन्फेडरेशन चाहते हैं, एक मिला जुला एक साझा मंच हो जहां से इन बातों को रखा जाए ताकि सोशल जस्टिस का काम हो सके। पहला तो ये है जिसमें हेल्थ केयर लोगों को मिल सके, एजुकेशन मिल सके, रिजर्वेशन सख्ती से लागू हो, ये एक पहला पार्ट उनका ये है। दूसरा पार्ट उनका ये है कि जो राज्य है भारत में, जो राज्य और केंद्र के बीच के जो संबंध संविधान बनाए गए थे उसमें राज्यों को काफी ऑटोनॉमी मिली थी। कई तरह का वो टैक्स वसूलते थे, अपने प्रशासनिक फैसले करते थे, शिक्षा पूरी तरह से उनके हाथ में थी काफी हद तक, मेडिकल एजुकेशन उनके हाथ में था। धीरे धीरे ये सारे अधिकार केंद्र ने अपने हाथ में ले लिए, जिनसे लोग सवाल नहीं पूछते हैं। अगर किसी राज्य में कोई हेल्थ या एजुकेशन या किसी चीज की कोई क्राइसिस होती है, राज्य सरकार जवाबदेह वो है, अधिकार केंद्र ने ले लिया है। टैक्स इस समय राज्य सरकारें सिर्फ 2 तरह का टैक्स वसूल सकती हैं, एक तो पेट्रोल डीजल वाला और दूसरा शराब का, आबकारी। इसके अलावा टैक्सेशन का सारा अधिकार जो है वो सेंटर के पास आ गया है। तो पहले भी डायरेक्ट टैक्स वही वसूलते थे, इनकम टैक्स और ये सब पहले भी उनके पास था। अब जीएसटी के मार्फत से पूरा टैक्सेशन का पावर केंद्र सरकार ने ले लिया है।
अब उन्होंने राज्य सरकारों को अगर अपना ही पैसा उनके राज्य में जनरेट हो रहा है, रेवेन्यू उनके यहाँ सब कुछ हो रहा है, उसमें से अपना शेयर चाहिए तो केंद्र में आकर उनको रिक्वेस्ट करना पड़ता है कि हमारा पैसा दे दीजिए। तो जो जो फेडरल स्ट्रक्चर है, संघीय ढांचा है, इसके खिलाफ है। तो इस पर भी वो उत्तर भारत की पार्टियों को चाहते हैं कि वो भी एक साथ आए और केंद्र से इस लड़ाई को भी लड़े और जीते कि राज्य जो है वो जो संविधान का बेसिक फ्रेम है कि ये टॉपिक है, ये विषय केंद्र संभाले, बाकी राज्य संभाले। तो इसको जो राज्य सरकारों के अधिकार केंद्र ने हड़पे हैं, इसको भी वो चाहते हैं कि फिर से और शायद ये लड़ाई बहुत अहम है क्योंकि तभी राज्य जो है सेंटर के चुंगल से निकल पाएंगे, अपनी राज्य की जरूरतों के हिसाब से पॉलिसी बना पाएंगे। आज की तारीख में सारे राज्य कंगाल हैं, सारा पैसा उनमें से कहीं पर इतना बर्डन है, इतना कर्ज है कि वो संभाल नहीं पा रहे हैं। और ये क्यों है? राज्यों का पैसा, कोई केंद्र के अपने पास तो कोई ना जमीन है ना उनका कोई मतलब उनकी अपनी आबादी, अलग से तो कुछ नहीं है। इन्हीं राज्यों का पैसा यहीं से वो उठाते हैं, यही राज्य मिलकर केंद्र बनता है और वो सारा पैसा वो रख ले रहे हैं, सारी पॉलिसी वो बना रहे हैं, सारे राज्य देश में ये जमींदारी। मतलब मुझे इस राज्य में जो नेशनल हाईवे है वो उसका ये डायरेक्शन चाहिए, या यहाँ से होकर गुजरना चाहिए, ये फैसला राज्य सरकार या केंद्र सरकार कर रही है। अब केंद्र सरकार के अधिकारी वहां से बैठे हुए ना, उनको प्राथमिकता मालूम है ना, जरूरत मालूम है, वो तय कर रहे हैं। तो इस तरह के बहुत सारे फैसले केंद्र सरकार ने अपने हाथ में ले लिए। नीट क्यों है? आप राज्यों का सिलेबस अपना है, आपने नीट बना दिया और उसका एक सिलेबस सीबीएसई का पूरे देश में उसके सिलेबस से एग्जाम ले रहे हैं। राज्य बोर्ड के विद्यार्थी क्या करेंगे? कोचिंग करें, पैसा है तो कोचिंग करें, नहीं तो फेल हो। तो ये असल में केंद्र ने जो अपने को अनावश्यक रूप से मजबूत बना लिया। तो एक तो ये है आपके दूसरे सवाल का जवाब। पहला सवाल जो था कि इस समय जो स्टालिन की राजनीति से मुझे क्या समझ में आया, तो मुझे लगता है कि वो उनकी एक जस्टिस पार्टी के समय से विरासत है, लगभग 100 साल से पुरानी विरासत हो चुकी है। उसमें पेरियार, नदुरई और फिर करुणानिधि के एक पूरी एक विरासत है, उस पर वो काम कर रहे हैं और तमिलनाडु को देश का सबसे विकसित राज्य बनाने के प्रोजेक्ट पर है। और उसको ऐसे भी तमिलनाडु सबसे ज्यादा शहरीकृत प्रदेश है देश का, जो लगभग 50% आबादी ऑलरेडी शहरों में आ चुकी है। हाँ, और मैं तमिलनाडु जो घुमा इस बार उन्होंने मुझे मौका दिया, तो हर 25 किलोमीटर पर एक ठीक ठाक शहर जिसमें मॉल हो और ढंग का मतलब ना वो बन चुका है। हाँ, एक शहर मतलब आपको बड़ा से बड़ा इलाज करने के लिए 25 किलोमीटर ज्यादा वहाँ ट्रेवल नहीं करना है। तो ये उन्होंने लगभग यूरोपियन स्टैंडर्ड पर बहुत सारी चीजें वो ऑलरेडी ले गए हैं। ऐसा नहीं कि गरीबी नहीं है, लेकिन वो उत्तर भारत वाली गरीबी नहीं, तो वो उसका लेवल ही अलग है। तो वो एक विकसित और सोशल जस्टिस वाला तमिलनाडु बनाना चाहते हैं, राष्ट्रीय राजनीति को इम्पैक्ट करना चाहते हैं, राष्ट्रीय राजनीति में किसी की जगह हासिल नहीं करना चाहते, कम से कम ये उनका एजेंडा नहीं। ये मुझे समझ में आया। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो देखते रहिए दलित दस्तक। जय।